वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आज हमारा डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ अक्यूज पर्सन, सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। इसको हम लोग दो तीन लेक्चर में कवर करेंगे। सेक्शन 44 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप टू सेक्शन 44 पावर दी गई है अरेस्ट करने के लिए। तो 44 अप टू 44 तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन 41 अरेस्ट ऑफ द पर्सन। सेक्शन 41 के अगर हम सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज की बात करें, ऑल्दो वी हैव केस लॉ जो हम जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट की लैंग्वेज की बात करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट को। तो सेक्शन क्या कह रहा है 41, व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, क्या पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है? यस। सेक्शन 41 उसी से डील कर रहा है कि किस सिचुएशंस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, बिना ऑर्डर के किसी भी एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सेक्शन 41 की अगर बात करें तो वहां पर फर्स्ट वर्ड लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर मे, शैल वर्ड यूज नहीं लिखा, वहां पर मे वर्ड लिखा है। वहां पे वर्ड लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट इशू करवाए आप किसी भी अरेस्ट को, आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। वहां पर वर्ड मे है, नॉट शैल। दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 41 के रिगार्डिंग मे में, तो मे का अगर हम लिंक पढ़ेंगे तो वो सेक्शन 41A में है। सेक्शन 41A क्या कह रहा है? नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नो डाउट इसने कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन हमें पता है कि ये यहां से भागेगा नहीं, एंड देयर इज नो अदर ग्राउंड कि इसको अरेस्ट भी किया जाए, फिलहाल इसकी इंक्वायरी की जाए, बेटर है। इंक्वायरी करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करें कि क्या एक्चुअल में इसने कमिट किया ऑफेंस या नहीं किया। तो अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग इसका नाम जरूर आ रहा है, लेकिन देयर इज नो नीड कि इसको अरेस्ट किया जाए। तो कोर्ट उस जो है वो पुलिस ऑफिसर उसको नोटिस इशू कर देगा कि आप कोर्ट में, आप पुलिस जो स्टेशन है, ऑफिस है, वहां पर आप अपेयर हो जाओ और जब भी हम आपको बुलाएं आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड मे यूज किया सेक्शन 41 में कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है वो अरेस्ट कर भी सकते हैं और उसको अरेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है अगर उनको लगता है कि ये भागेगा नहीं यहाँ से अक्यूज्ड, तो इसलिए वहां पे वर्ड मे यूज किया है। अगर हम मेल की बात करें, द वर्ड मे यूज सेक्शन 41 फर्स्ट क्लॉज सजेस्ट दैट पुलिस ऑफिसर हैज डिस्क्रिशनरी पावर इन मेकिंग अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के भी कोर्ट के पास, जो पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी भी पर्सन को कॉग्निटिव फेसेस में अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो अपनी पावर यूज कर सकता है। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये राइज एज टू वेदर अ पुलिस ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 41। क्या सेक्शन 41 सेक्शन में जहां पर पुलिस के पास एक्सट्रीम पावर है, बहुत पावर है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, वहां पर कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है उसको। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट से वारंट ऑफ अरेस्ट का एक जो है वो मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले सकता है कि नहीं? क्या उससे वारंट को कोर्ट में जाके वो कह सकता है कि सर इसको वारंट इशू किया जाए, इसके अरेस्ट के रिगार्डिंग हमने इसको अरेस्ट करने जाना है? तो ऐसा पूरे सीआरपीसी में ऐसा कहीं भी कोई भी प्रोसीजर नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं लिखा, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी पावर्स दी गई हैं पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 41 में। तो 41 में तो पुलिस तो वैसे ही उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। अगर उसको पावर ऑलरेडी है तो फर्दर उस हमने कोर्ट से परमिशन लेके क्या करना है? तो कोर्ट कहते हैं कि हमें हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू हैव अ पावर, आप उस पावर को यूज करो, उसको अरेस्ट करो। लेकिन अगर हम बात करें, सो इसका आंसर सिंपल है कि तो कोड मेक नो प्रोविजन इन दिस कनेक्शन। A magistrate can issue a warrant of arrest only after taking cognizance of an offence under section 204 of CRPC। कोर्ट जो है वो सिर्फ कॉग्निजेंस के बाद ही वारंट इशू कर सकता है, कॉग्निजेंस लेने से पहले वो कभी भी जो है वो एज ए जनरल रूल कभी भी कोर्ट जो है वारंट इशू नहीं करता। लेकिन बट रेड विद सेक्शन 167 मैजिस्ट्रेट कैन इशू अ वारंट इवन बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 204 में कॉग्निजेंस लेने से पहले, वारंट जो प्रोसेस इशू करने से पहले कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर सकता है, बट ओनली इन द सर्कमस्टांसेस इन विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 41।
लेकिन अगर हम बात करें, ये तो बेसिकली एक नॉर्मल हमारा एक रूल था, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल इश्यूज में, प्रैक्टिकली कोर्ट कभी भी आपको अलाउ नहीं करती पुलिस ऑफिसर को कि आप वारंट इशू करवा लो कोर्ट में आके। कोर्ट कहते हैं कि 141 सेक्शन में आपके पास एक्सट्रीम पावर्स हैं, आप किसी भी स्टेट में, किसी भी ऑल इंडिया में कहीं भी जाके आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो हमारे ऑर्डर की क्या जरूरत है आपको? if you have given a lot of powers under the CRPC, then why you are asking for the issuing of warrant to the accused person? तो कोर्ट कभी भी इन जनरल कभी भी वारंट इशू नहीं करती बिफोर ट्रायल, before cognizance, before taking cognizance. Court never issue warrant against the accused person because the police officer has the power under section 41. वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी फ्रॉम द कोर्ट कि भाई आप उसको वारंट इशू करो हम तभी। ये एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अगर अक्यूज आपको मिल नहीं रहा, अगर आपको नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? आपका केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, अक्यूज्ड को कोर्ट से या परमिशन लेके वारंट इशू करवा लेते हैं और बाद में आराम से बैठे रहते हैं। बाद में कोर्ट को कहते हैं कि हमें तो मिले ही नहीं, हमने बहुत कोशिश की, वारंट के बाद उसको ढूंढने की काफी कोशिश की, वो मिल नहीं रहा, तो इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दो। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया, अब उसकी फाइल जो है वो चलाना है, वो चार्जशीट फाइनली कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट आपने चलान इशू जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दिया, तो वो 299 में उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कि बिना अक्यूज के एविडेंस हो जाएगी, लेकिन उसके बिहाफ पे अक्यूज को कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ चीफ होता है, और चीफ होने के बाद उसकी फाइल क्लोज कर दी जाती है। इन केस अगर जब अक्यूज मिलेगा उससे पहले अगर विटनेस की डेथ हो जाए तो वो जो उसकी स्टेटमेंट है वो पढ़ी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोर्ट में ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो वारंट इशू करवा लेते हैं इसी पर्पस के लिए, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे और उसकी फाइल जो उनकी निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरल रूल है, कोर्ट कभी भी आपको अलाउ नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें बेरट में, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है 41 में कि भाई कोर्ट पुलिस ऑफिसर मे वर्ड यूज किया है, विदाउट वारंट एंड विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट आप अरेस्ट कर सकते हो, अरेस्ट एनी पर्सन। ए पॉइंट क्या कहता है, who commit in the presence of the police officer a cognizable offence. The condition is that the accused has committed the cognizable offence in the presence of the police officer. आपके प्रेजेंस में, आपके सामने offence कमिट किया है, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट, बिना ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के। सेकंड पॉइंट, against whom a reasonable complaint has been made, a credible information has been received, or reasonable suspicion exists. We have used the three important words: the reasonable complaint, the credible information and the reasonable suspicion. यहाँ पे वो reasonable लिखा है। reasonable का मतलब क्या है कि beyond the doubt। कंप्लेंट पढ़ने से आपको क्लियर होता है कि भाई अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, दैट मींस वहां पर आपका डाउट नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पर इसलिए उसके बिहाफ पे आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो डील कर रहा है, आप उन्हीं ऑफेंसेस में आप उसको अरेस्ट करते हो जहां पर उसकी पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है, और विच मेक्स 10 to 7 ईयर्स। लेकिन वहां पर हमें कुछ कंडीशंस हमने जो है वो पूरी करनी होंगी अगर आप बी पॉइंट में किसी अक्यूज को अरेस्ट करते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बी में है, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन। उस अक्यूज की किसने कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सजा 7 ईयर से कम है, जहाँ 7 ईयर तक उसकी पनिशमेंट है। लेकिन उसको अरेस्ट करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। वो कंडीशंस क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो है बेसिकली हैज रीजन टू बिलीव on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed said offense. तो पुलिस ऑफिसर को पहले ये बिलीव होना होगा कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो रीजनल सस्पिशन मिल रही है, या रीजनल जो कंप्लेंट हमारे पास आ रही है वो बिल्कुल सही है। उसको वो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को, उस सस्पिशन को, उस जो इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव कर रहा है कि ये सही है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, The police officer is satisfied that such arrest is necessary. पुलिस ऑफिसर को पता है कि अरेस्ट नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हम अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते अक्यूज को वो फर्दर ऑफेंस कमिट कर सकता है। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पुलिस का उस अक्यूज का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, उससे हम लोग इंक्वायरी कर सके, उससे पूछताछ कर सके, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर। अगर हमने अक्यूज को अरेस्ट नहीं किया तो वो एविडेंस को डिसअपीयर कर देगा।
वो टेम्पर कर देगा एविडेंस को, वो विटनेस को हरास कर देगा। वो डी पॉइंट में दिया गया है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एन इंड्यूसमेंट, जो अक्यूज को अगर हमने अरेस्ट नहीं किया तो वो विटनेस को इंड्यूस कर सकता है, पैसे दे सकता है, थ्रेट कर सकता है, प्रॉमिस कर सकता है कि अगर मैं क्विट हो गया तो मैं आपको 10 लाख दे दूंगा। तो इस हालात में, इस सिचुएशंस में अक्यूज का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ई पॉइंट, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अगर हमने उसको अरेस्ट नहीं किया तो हम लोग उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में कभी भी प्रोक्योर नहीं कर सकते। इसलिए इन सिचुएशंस को पूरा होने के बाद कोर्ट जो है, सॉरी, सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर को पावर दे रहा है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर द मैजिस्ट्रेट। थर्ड पॉइंट, बीए में लिखा है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अगर रिसीव हुई है पुलिस ऑफिसर को कि किसी भी अक्यूज पर्सन ने कॉग्नियल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सजा, जिसकी पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर है, राइट, मोर देन 7 ईयर, वेदर विद और विदाउट फाइन, विद डेथ सेंटेंस, एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव कि जो इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो बिल्कुल सही है और उसके अकॉर्डिंग अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया, तो डेफिनेटली विदाउट वारंट, विदाउट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। सी पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया अंडर सेक्शन 82 फोर्थ क्लॉज ऑफ सीआरपीसी, तो अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भाई आप उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हो। वहां पर कोर्ट से परमिशन, कोर्ट के ऑर्डर की, कोर्ट के मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर की, वारंट की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है। डी पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई भी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड which may reasonably be suspected to be stolen property, अगर किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है और वो सस्पेक्टेड है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड who may reasonably suspected of having committed an offense, और हमें ये लग रहा है कि इसी ने offense commit किया है, तो भाई आप उसको अरेस्ट कर लो। अगर किसी से चोरी की वस्तु जो है वो रिकवर हो रही है तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर के पास फुल पावर है, वो अरेस्ट कर सकता है कॉग्नियल केसेस। तो यहाँ पर 379 ऑफ आईपीसी थेफ्ट के रिगार्डिंग और 4010 जो स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता रहा है, 411 ऑफ आईपीसी जो है अगर अक्यूज्ड स्टोलन प्रॉपर्टी अगर उससे रिकवर होती है तो वो 411 में भी लायबल होगा, तो वो थेफ्ट के लिए भी लायबल होगा और वो 411 में भी लायबल होगा क्योंकि उससे जो स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर हुई है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट कोर्ट और डायरेक्टली वो उस अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये में ई पॉइंट में लिखा है, अगर कोई भी अक्यूज पर्सन पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको ड्यूटी नहीं करने दे रहा और अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट टू स्केप करने की कोशिश कर रहा है किससे, लॉफुल कस्टडी से, तो भाई पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है एट एनी टाइम विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। एफ पॉइंट क्या कह रहा है, अगर वो डिजर्टर है, भगोड़ा है, भागा हुआ है आर्मी से, आर्मी जहाँ एयरफोर्स से भागा हुआ है या यूनिट से भागा हुआ है, तो अगर वो डिजर्टर है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो एट एनी टाइम। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, आप डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर सकते हो। जी पॉइंट क्या कह रहा है, who has been concerned in or against with whom a reasonable complaint has been made, credible information has been received or reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed at any place out of India। हमें लग रहा है कि हमारे इंडिया में कोई ऐसा पर्सन है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो आउट ऑफ इंडिया ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है, जहां उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो आउट ऑफ इंडिया है और वो भाग के इंडिया में आ गया, और अगर फाउंड इन इंडिया हो गया तो डेफिनेटली हम उसको अरेस्ट करेंगे, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि देखो हमारे दूसरी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन की जो है वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, एग्रीमेंट हो चुके हैं साइन, तो हम लोग एक्स्ट्राडिशन भी कर लेते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई भी पर्सन हमारे इंडिया में फाउंड हो गया जिसने ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया कमिट किया है, अगर वो इंडिया में कमिट करता तो डेफिनेटली वो ऑफेंस था, तो हम उसको अरेस्ट करेंगे ऑन द स्पॉट। एच पॉइंट क्या कर रहा है, हु बीइंग अ released convict commit a breach of any rule made under subsection 5 of 356। अगर किसी भी फॉर टाइम अगर कोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया विद कंडीशन, अगर वो कंडीशन की ब्रीच कर रहा है तो भाई आपको अरेस्ट करना होगा, पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उसको अरेस्ट करेंगे। एट द लास्ट एंड में हम लोग बात कर रहे हैं फॉर हुज रिक्वेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। अगर दूसरा पुलिस स्टेशन जो है वो आपको एक रिक्वेजिशन भेजता है कि आपके एरिया में ये ऐसा पर्सन जो है बाय नेम, अगर आप उसको फोटो भी सेंड कर रहे हो तो आप उसको सेंड कर सकते हो कि ये पर्सन आपके एरिया में रहता है जिसने कॉम्युनल ऑफेंस कमिट किया है, तो प्लीज आप इसको अरेस्ट करो।
तो आपके पास पावर है कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको इंफॉर्मेशन भेजी है, अगर वो पर्सन अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर उनके पास कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की, तो डेफिनेटली आपके पास भी कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की। तो दैट मीन्स टू से उस पर्सन के पास पावर होनी चाहिए जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसके पास पावर होनी चाहिए उस अक्यूज को अरेस्ट करने की, तभी आप उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे, उस रिक्वेजिशन के बिहाफ पे आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल आर द, अगर बात करें ये कॉग्निटिव ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। द सेकंड पॉइंट सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 42 की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 41 की फर्स्ट पार्ट में कॉग्निटिव ऑफेंसेस में। 42 का सेकंड पार्ट जो है वो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस के बारे में डील कर रहा है। नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस दैट मींस अगर उसने नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस कमिट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यू कैन नॉट अरेस्ट। तो आपको कोर्ट से वारंट इशू करवाना पड़ेगा, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर 41 के रिगार्डिंग में बात करूँगा, 41 में अगर पुलिस ऑफिसर मिसयूज कर रहा है अपनी पावर को और किसी को भी उठा ले आया, अरेस्ट कर लिया विदाउट एनी रीजन, उसका उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो भाई आप पुलिस ऑफिसर जो है वो 220 ऑफ इंडियन पैनल कोड में वो लायबल होगा। तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर पर्चा हो जाएगा 220 ऑफ इंडियन पैनल कोड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करें सीआरपीसी में सेक्शन 149 टू 151 दिया हुआ है, 149 टू 151, जहां पर पुलिस ऑफिसर जो है प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है किसी भी अक्यूज के अगेंस्ट जो जिसने कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट किया उसको अरेस्ट कर सकता है। तो रेड विद सेक्शन 149 टू 151 उसको आप प्लीज ध्यान में रखना। 149 से लेके 151 सेक्शन भी हम लोग 41 के साथ करेंगे, वो आप प्लीज आप रेड कर लेना, वो काफी इजी है, तो इसका ध्यान रखना। अगर बात कर रहा हूँ सेक्शन, जब भी कॉग्निटिव ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। एफआईआर होगी उस पर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारे सीरियस ऑफेंसेस हैं, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये जो लिंक हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है हमारी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ से, तो केस लॉ में अगर हम बात कर रहे हैं, वी हैव 2 केस लॉ इंपॉर्टेंस। पहले हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हैड ओकेजन टू ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन दिस केस, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया तो क्या उसको अरेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स जो है वो क्रिएट किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर शुड बी अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर इंटिमिडेशन टू डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट। आप उसको अरेस्ट कर लो, लेकिन उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट जज मीन सेशन जज और हाई कोर्ट को जहाँ और वर्ड लिखा है, जब आप सेशन जज को इंटीमेट कर दो या हाई कोर्ट को इंटीमेट कर दो, उसके बाद आप उसको अरेस्ट कर लो, दैट डजंट मैटर। सेकंड, इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर इमीडिएट अरेस्ट ओनली अ टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट में भी अफेक्टेड। आप उसको जेल में नहीं लेके जाओगे, आप एक परफॉर्मा तैयार करोगे, अरेस्ट मीमो, दैट्स इट, एक फॉर्मल अरेस्ट होगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, फैक्ट ऑफ अरेस्ट be communicated to the districts and session judge and to the chief justice of the high court। जब भी आप किसी ऑफिसर्स को अरेस्ट करते हो, जो जज है, अगर उसने ऑफेंस कमिट किया अंडर सेक्शन 41 में अगर उसको अरेस्ट कर रहे हो, तो इमीडिएटली आपको इंटीमेशन देनी होगी डिस्ट्रिक्ट जज को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, उसके वो काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो जुडिशियल ऑफिसर है शैल नॉट बी टेकन टू पुलिस स्टेशन, आप उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन आप नहीं ले जा सकते, सो विदाउट द प्रायर ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज इफ अवेलेबल। आप परमिशन लोगे डिस्ट्रिक्ट जज से कि हमने इसको अरेस्ट कर लिया, हमने इससे पूछताछ करनी है, हम पुलिस स्टेशन में लेके जाने हैं। अगर वो परमिशन देगा तभी आप ले जा सकते हो, अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अक्यूज की जो राइट्स हैं जो सेक्शन 50 और सेक्शन 51 वो जजेस को भी दिए गए हैं, तो फैसिलिटेट ऑफ सेक्शन 50 और 51 ऑफ सीआरपीसी वो हम हमेशा प्रोवाइड करेंगे अक्यूज को, चाहे वो जज है। दूसरी बात, ऑर्डिनरली हम लोग जो है इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर जज ने कोई ऑफेंस कमिट किया हम उसको हैंडकफ नहीं करते, तो हथकड़ियाँ नहीं पहनाते, ये इंपॉर्टेंट है। सो नो हैंडकफिंग इन दिस केस। फर्दर, ऑल इंफॉर्मेशन बी रिकॉर्डेड बिफोर द लीगल एडवाइजर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर अरेस्टेड। कोर्ट ने कहा कि जितने भी आपने पेपर वर्क करना है, पुलिस ऑफिसर ने को इंस्ट्रक्शन दे दी, आप उसके जो एडवोकेट होगा उसी के सामने आप सब कुछ करोगे।
उसके बैक पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ कोर्ट ने कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, हम लोग फर्दर रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके हम फर्दर अगर बात कर रहे हैं, वी हैव सम फर्दर इंपॉर्टेंट केस लॉ, वो हम बात करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन के रिगार्डिंग, काफ़ी बार प्री में और काफ़ी बार मेन में आ चुके हैं, जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह का केस था, तो अरेस्ट को डिफाइन किया गया था इस केस में। कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट मीन्स अ फिजिकल रिस्ट्रेंट put on a person as a result of allegation of accusation that he has committed a crime or an offence of quasi criminal nature। कोर्ट ने कहा कि अगर आप उसको फिजिकल रिस्ट्रेंट कर रहे हो तो भाई ये अरेस्ट ही हो गया, आप उसको टच करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप उसको फिजिकली रिस्ट्रेंट करके रख रहे हो दैट मीन्स उसको आपने अरेस्ट कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। फर्दर हमारे पास केस है जोगिंदर सिंह केस, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेयर इन द फॉलोइंग रूल्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड। कोर्ट ने कहा कि जो एन अरेस्ट पर्सन है मे हेल्ड इन कस्टडी इज एंटाइटल्ड इफ ही सो रिक्वेस्ट। अगर आपने, कोर्ट ने कहा जोगिंदर सिंह के केस में, अगर आपने कॉग्निजेंट ऑफेंसेस में किसी भी एक्यूज को अरेस्ट किया, सबसे पहले आप उसको उसके राइट्स बताएंगे। पहला राइट कि भाई आप अपनी अरेस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हो, आप बताओ किसको बताएं, ये आपको बताना होगा। और अगर अक्यूज्ड पर्सन ये कहता है कि भाई ये इसकी इंटीमेशन मेरे फादर को दे दो, मेरे ब्रदर को दे दो, तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी, जिस डायरी में आपको लिखना होगा कि मैंने इस फोन से किस फोन पे मैंने इंटीमेट किया और क्या टाइमिंग था। और उसके रिगार्डिंग थर्ड प्रिंसिपल कोर्ट ने कहा कि आपको एक इंटीमेशन मीमो प्रिपेयर करना होगा, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे उस पर्सन के जिसको आप इंटीमेट कर रहे हो। तो इंटीमेशन मीमो जो है दैट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन जिसको आपने इंटीमेशन एक्चुअल में दी है, तो वहाँ पर प्रॉपरली आप उसके सिग्नेचर लोगे, ये कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो यू हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन कि भाई आपके पर्सन को हमने अरेस्ट करके रखा हुआ है और किस जगह पे रखा हुआ है ये भी आपको डिस्क्लोज ऑफ करना होगा, ये आपकी ड्यूटी है। कोर्ट ने जोगिंदर सिंह के केस में बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो एंट्री शैल बी मेड इन ए डायरी, जिसमें आप एंट्री डालोगे और एक इंटीमेशन मीमो भी प्रिपेयर करोगे, ये जोगिंदर सिंह के केस में बिल्कुल कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो देन वी हैव अनदर केस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ने कहा कि ये एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट है हमारे लिए। क्योंकि रेवोल्यूशनरी जजमेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा पूरा सीआरपीसी का सिस्टम है, क्रिमिनल प्रोसीजर का सिस्टम है हमारा, वो ये मान के चल रहा है कि अक्यूज जो है वी प्रज्यूम दैट अक्यूज इज एन इनोसेंट पर्सन। भैया अगर वो इनोसेंट है तो हमने उसको सारे राइट्स भी देने हैं। क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? अगर तू मर गया तो क्या हुआ? अक्यूज तो इनोसेंट है जी। क्या हुआ? किसी का रेप हो गया, लेकिन अक्यूज तो इनोसेंट है जी। क्या हुआ? किसी के ऊपर जो है वो आपने तेजाब फेंक दिया, लड़की मर गई, क्या फर्क पड़ता है जी? अक्यूज तो हमारा इनोसेंट है। ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है। We presume that he is an innocent person unless and until public prosecutor has proved beyond the reasonable doubt that he has committed such and such offense। तब तक हम उसको presume करके चलते हैं ये innocent है जी, हमारा गेस्ट है, हमारा गवर्नमेंट का। तो कोर्ट ने कहा सुनील बत्रा के केसेस में कि a revolution judgment given by the constitutional bench preserving the fundamental right of the prisoners by invoking Article 14, Article 19, Article 21 of the Constitution of guarding against wretched environment of the jail। जेल में काफ़ी अत्याचार होता है। कोर्ट ने कहा भी हमने वो सब कुछ देख लिया है और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने प्रिंसिपल्स जो है वो फ्रेम कर दिए इस केस में। कोर्ट ने कहा क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट आप दे नहीं सकते जेल में, क्रूअल पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आप एक टाइम किसी ने खाना गिरा दिया किसी को, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा 2 दिन आप उसको भूखे रखें, ये क्रूअल पनिशमेंट होगी। ये बिल्कुल आप नहीं दे सकते। जेलर हैज नो पावर टू गिव द क्रूअल पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड पर्सन इन ए जेल। मोरओवर सेक्सुअल हरासमेंट और जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं जेल में जो बढ़ते जा रहे हैं अगेंस्ट द वुमन, कोर्ट ने उसको भी नोटिस किया। कोर्ट ने कहा कि ये होना नहीं चाहिए आगे से। तो सेक्सुअल हरासमेंट प्रिजन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा जेल में। देन थर्ड, राइट टू कंप्लेन अबाउट प्रिजन कंडीशन एंड असेस टू द कोर्ट। तो प्रिजन्स में क्या कंडीशन है, क्या कमियां हैं, वो आपको बताने की जो अक्यूज के पास राइट दे जाएगा। आप किसी को भी बता सकते हो, आप कोर्ट को भी इंटीमेट कर सकते हो कि भी यहाँ पर ये गड़बड़ चल रही है जेल में, आपके पास राइट है। देन डिसेबल्ड प्रिजनर्स के लिए आपको एक अलग से जगह रखनी होगी,
उसके लिए अलग इन्वायरमेंट देना होगा, उसके वॉशरूम कैसे होने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू उसकी डिसेबिलिटी आप उसको मेंटेन करके रखोगे। देन मेडिकल और जो मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम है वो आपको प्रॉपर मेंटेन करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि ये इसने बहुत बड़ा क्राइम किया जी, इसको तो हम लोग आराम से रखेंगे, इसने छोटा सा क्राइम किया इसको हम लोग दिन रात उसको पीटेंगे। सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सभी प्रिजनर्स जो है वो इन द आई ऑफ लॉ एक है। तो ऐसा नहीं है सभी को अगर खाना 3 टाइम मिल रहा है तो सभी को 3 टाइम मिलेगा। अगर किसी को एग्स मिल रहे हैं तो भाई सभी को एग्स मिलेंगे, अगर वो नहीं खाना चाहता वो अलग बात है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कोर्ट में, सॉरी प्रिजन में। देन वी हैव अ राइट टू मॉरल एंड फिजिकल इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी होगी जो है अक्यूज पर्सन की प्रिजन में। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देना होगा कोर्ट ने का, लिविंग स्टैंडर्ड आपको जेल में भी मेंटेन करना होगा। हेल्थी राइट ऑफ प्रिजनर्स को आपको ध्यान में रखना होगा, जो प्रिजनर्स है वो हेल्थी हों, उनके राइट्स ये भी दिए गए हैं। देन वी हैव अ प्रिजनर कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, अगर वो चाहें तो वो किसी से भी मिल सकते हैं। जेल में अगर कोई उनको मिलने आ रहा है तो आपको उसको अलाउ करना होगा, वो उससे मिल सकता है, कोर्ट ने कहा है। इससे क्या होता है कि वो अपने जो आउटसाइड जो दुनिया है, प्रिजन के बाहर जो दुनिया है उसकी, वो उससे मिलता जुलता रहेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, उसको रिफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल है ये। देन वी हैव कंप्लेंट्स एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स। हर जेल में एक बॉक्स होता है कंप्लेंट एंड इंस्पेक्शन बॉक्सेस, आप उसमें कुछ भी आप डाल सकते हो। ये कोर्ट ने कहा कि ये प्रिजनर्स को राइट देना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीके बासु, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग शीला भारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, दैट इज अ लेटर फ्रॉम शीला भारसे जो काफ़ी जर्नलिस्ट थी, उसने कंप्लेन की कस्टोडियल वायलेंस टू वुमेन प्रिजनर्स वाइल कन्फाइंड इन द पुलिस लॉकअप। पुलिस लॉकअप में जो हमारी जर्नलिस्ट थी शीला भारसे ने कहा कि जो पुलिस लॉकअप है उसमें जो वुमेन्स हैं उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। कोर्ट ने इमीडिएटली उस लेटर को रिट मान के उसको एक्सेप्ट किया। तो कोर्ट ने कहा वॉज ट्रीटेड एज अ रिट पिटिशन, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन मान लिया लेटर को। कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इशू की महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और कहा कि आप वुमेन्स को प्रोटेक्ट करो ताकि उनको सेक्सुअली हरासमेंट ना की जा सके जेल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट इज डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा केस है, हमारे काफ़ी प्रिंसिपल्स जो इसमें कोर्ट ने फ्रेम किए। तो कस्टोडियल वायलेंस को भी कोर्ट ने ट्रीट किया कि रेप होता है, टॉर्चर होती है, डेथ इन पुलिस कस्टडी होता है, लॉकअप में डेथ की जाती है, इज ए मैटर ऑफ डीप कंसर्न। It infringes Article 21 as well as the basic human right and strike a blow of rule of law. कोर्ट ने कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशंस रेप टॉर्चर डेथ हो रही है कस्टडी में तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ हैं, वो तो खत्म हो गए। कोर्ट ने कहा कि ध्यान रखो। सेकंड 3 डिग्री जो द 3rd डिग्री होती है हमारी आर टोटली इम्प्रेजिबल। आप पुलिस जो ऑफिसर है वो 3rd डिग्री किसी भी पर्सन को नहीं दे सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने जो गाइडेंस इशू की, कोर्ट ने कहा पुलिस ऑफ पर्सन मस्ट हैव देयर प्रॉपर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑन द नेम प्लेट। कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर है उसकी नेम प्लेट होगी, उस पर उसका नाम उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा जब भी वो किसी को अरेस्ट करने जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, पुलिस ऑफिसर कैरिंग अरेस्ट शैल प्रिपेयर अरेस्ट ऑफ मीमो। कोर्ट ने कहा अगर किसी को भी आप अरेस्ट करते हो तो अरेस्ट मीमो आपको प्रिपेयर करना होगा एज पर सेक्शन 41B ऑफ CRPC। कोर्ट ने फर्दर कहा कि पर्सन अरेस्टेड शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव वन फ्रेंड, रिलेटिव और अदर पर्सन नोन टू हिम ऑफ हिज अरेस्ट। सेक्शन 50A इंटीमेशन मीमो आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर आप किसी को भी कॉग्निटिव केसेस में किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड को आपको इमीडिएटली आपको सूचित करना होगा कि हमने आपके पर्सन को अरेस्ट कर लिया और आप इसको कहाँ पे लेके रखेंगे ये भी आपको बताना होगा। देन टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ एन अरेस्टी मस्ट बी नोटिफाइड टू द हिज रिलेटिव। तो अरेस्ट को टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ कस्टडी कहाँ पे हम रखेंगे उसको, ये आपको उसके रिलेटिव को बताना होगा। इंस्पेक्शन मीमो रिगार्डिंग द एनी इंजरी ऑन हिज बॉडी एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, आपको एक इंस्पेक्शन मीमो एक प्रिपेयर करना होगा जिसमें फिलहाल आप मेंशन करोगे इसके ऊपर कोई भी इंजरी नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर से आपको उसकी फिजिकली जो है वो एग्जामिनेशन करवानी होगी। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसका बता देगा कि यहाँ पर इसके बॉडी में कितनी इंजरी है और कितनी इंजरी नहीं है, तो ताकि उसको बाद में उसको टॉर्चर ना किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द अरेस्ट बी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट।
कोर्ट ने कहा कि आपने जैसे ही अरेस्ट किया आप उसको इंटीमेट कर दो, सेक्शन 58 में आप मैजिस्ट्रेट को इंटीमेट कर दो, ताकि विद इन 24 आवर का जो प्रोसेस है वो कोर्ट देख सके कि विद इन 24 आवर्स आ रहे हो या बाद में लेट आ रहे हो, ताकि आपके ऊपर भी अगेंस्ट जो है वो मुकदमा चल सके अगर आप उसकी वायलेशन कर रहे हो। कोर्ट ने फर्दर कहा he is to be permitted to meet his lawyer during interrogation। सेक्शन 41D के अकॉर्डिंग कोर्ट ने कहा कि भाई उसके पास पावर है वो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन अगर वो अपने एडवोकेट से मिलना चाहता है तो उसको मिलने दिया जाए, दैट इज मैंडेटरी। दैट इज ऑल द पुलिस कंट्रोल रूम मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन एज पर सेक्शन 41C। कोर्ट ने कहा इस केस में के पास में कि जिसको भी अगर आप अरेस्ट करते हो तो एक जो है बेसिकली हमारा कंट्रोल रूम होता है, पुलिस कंट्रोल रूम, वहाँ पर इंटीमेशन आपको दी जाएगी और आपको नोटिस में एक लिखना होगा वहाँ पर नोटिस बोर्ड में कि इन पर्सन को अरेस्ट किया जा चुका है, ताकि उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कोई भी आपसे कलेक्ट कर सके। तो इफ नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, कोर्ट ने कहा कि अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता पर्सन में बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे तो ये जो नंबर ऑफ केस लॉज हैं जिसमें एक्यूज पर्सन्स के राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनके राइट जो है अंडर आर्टिकल 14, 1921 उसको प्रोटेक्ट किया गया है। कोर्ट ने अगर आप इनकी वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्ज है वो भी फ्रेम होगा अदर देन द IPC सेक्शंस। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 41 के रिगार्डिंग, जो मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया लेंथ में। नंबर ऑफ केस हो जो इंपॉर्टेंट केस हो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और इन केसेस को भी आप ध्यान में रखना क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू और मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम लोग सेक्शन फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि 44 तक हमारा अरेस्ट जो है वो चलता रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए, प्लीज़ देखते रहो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।